Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मित्रों, हिंदी शिक्षण का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पूरे 31,000 पदों की जो ये भर्ती है, इसमें बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना है। तो साथियों, तैयारी बिल्कुल जारी रखना है और आपको टेस्ट सीरीज लगातार ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके मैंने खुद ने इन 30 प्रश्नों को बनाया है साथियों। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो साथियों, शुरू करते हैं इस टेस्ट को। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। मुझे विश्वास है कि आप ये टेस्ट दोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आपको अपनी तैयारी का स्तर अच्छी तरह से पता लग जाएगा। प्रथम प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न को समझना है और फिर उत्तर देना है। निम्न में से किस शब्द में संधि सही नहीं हुई है? तो जिस शब्द में आपको लगता है कि ये संधि सही नहीं है, मतलब ये गलत है, क्या है ये गलत है, तो उसको आपको सही करना है, वही आपका सही आंसर रहेगा। विकल्प 1 है मन है प्लस चिकित्सा बराबर मनोचिकित्सा, मन है प्लस विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, रज है प्लस कण बराबर रज है कण, और अहन प्लस रात्रि बराबर अहोरात्र। तो साथियों देखिए, होता क्या है, यहाँ पर आपको गलत विकल्प का चयन करना है कि जो संधि की दृष्टि से गलत है। तो अहन प्लस रात्रि से अहोरात्र बनता है, रज है प्लस कण, इससे रजोकण नहीं बनता है। एक शब्द आता है रजोकण, आप जो कई जगह लिख देते हो, तो ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होता है साथियों, रज है कण। रज है प्लस कण बराबर रज है कण ही बनेगा, रज है कण होगा, क्योंकि एक नियम है विसर्ग संधि का, जहां विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में क वर्ण आ जाए तो कोई चेंजेज नहीं होता है, याद रखना इस चीज को। फिर मन है प्लस विज्ञान बराबर आपके मनोविज्ञान होता है, लेकिन मन है प्लस चिकित्सा, आ के बाद में चम्मच का और छतरी का आ जाता है, चम्मच और छतरी का, तो उसके पूर्व शे का आगमन होता है, आधा शे का। तो यहाँ पर शब्द बनना चाहिए था मनस चिकित्सा। क्या शब्द बनना चाहिए था साथियों, मनस चिकित्सा बराबर आपके मन है प्लस चिकित्सा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रथम जो विकल्प है, ये इसमें संधि सही नहीं हुई है और यही आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न 1 में पहला विकल्प ही सही है साथियों। समझ में आया सभी को? आशा है आपको समझ में आया होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है दीपावली, जनार्दन, कारागार और सत्यानाश। तो देखिए कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है मित्रों, दीपावली, कारागार, जनार्दन, इनमें तो आपके दीर्घ संधि हुई है, लेकिन जो सत्यानाश है इसका संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस नाश। क्या होता है, सत्य प्लस नाश। अब आप कहोगे कि सर इसमें सत्य प्लस अनाश होना चाहिए, तो सत्य प्लस अनाश ऐसा शब्द कहीं सुना है क्या? गलत हो जाएगा वो। यही आपका इसका विग्रह होगा जिसमें कोई संधि नहीं है, बल्कि ये संधि की तरह प्रतीत होता है। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है साथियों। मतलब आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। रोहन का भाई सोहन बाजार से सुंदर कपड़े लेकर आया। तो ये सुंदर तक यहाँ पर लाइन खींची हुई है, इसमें कौन से पदबंध का प्रयोग हुआ है? पदबंध आपको यहाँ पर बताना है प्रश्न संख्या 3 में। मित्रों देखिए, विकल्प है आपके सामने, संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है या क्रिया विशेषण पदबंध है। तो आपको यहाँ देखना है कि जहाँ तक रेखांकित वाक्य है उसका जो अंतिम शब्द है वो क्या है, सुंदर। सुंदर एक विशेषण शब्द है साथियों, इसलिए इस वाक्य में आपके विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रश्न संख्या 3 में। जब पेपर होते हैं तब विद्यार्थी पढ़ते हैं वाक्य है संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य, विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य और इनमें से सभी। तो देखिए ये वाक्य मिश्र वाक्य का तो उदाहरण है, लेकिन मिश्र के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। यहाँ पर देखिए ये जो वाक्य है जब तब, इसमें ये 2 शब्द आ रहे हैं। जहाँ पर भी आपको क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य सही करना पड़ेगा तो आपको वाक्य में ये देखना होगा कि जब तब से जब वाक्य जुड़ा हो
और जो सो से जब वाक्य जुड़ा हो, जैसा तैसा से जब वाक्य जुड़ा हो, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य होता है। मतलब यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों, प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 5, किस विकल्प में वाक्य के अन्वय नामक तत्व से संबंधित कमी है? गीता जाती है, शुद्ध गाय का घी लाया हूँ, दही खट्टी है और बाजार वाजार जाना है। देखिए मित्रों, यहाँ पर वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? टोटल 6। उनमें से एक तत्व होता है अन्वय। तो जो अन्वय संबंधित तत्व है, अगर वाक्य में लिंग वचन से संबंधित दोष है तो उसमें अन्वय संबंध नामक तत्व की कमी होती है। यहाँ पर देखिए दही खट्टी है, इसकी जगह शब्द क्या आना चाहिए था? दही खट्टा है। तो अगर ऐसा वाक्य होता तो ये शुद्ध रहता, लेकिन यहाँ खट्टी है और ये क्या है? खट्टी नहीं, खट्टा होता है। ये स्त्रीलिंग कर दिया पुल्लिंग की जगह। तो जहाँ लिंग और वचन संबंधी अशुद्धि है, वहाँ पर वाक्य के अन्वय नामक तत्व से संबंधित कमी होती है। मतलब यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प राइट रहेगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस विकल्प में विदेशी भाषा का शब्द है? विदेशी भाषा का शब्द विद्युत, गंभीर, गायक और हलवाई। तो साथियों देखिए, यहाँ पर विदेशी भाषा का शब्द आपके विद्युत भी नहीं है, गंभीर भी नहीं है, गायक भी नहीं है, बल्कि हलवाई जो शब्द है ये विदेशी भाषा का शब्द है और विदेशी में ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है साथियों? अरबी भाषा का। तो चौथा विकल्प सही है। बाकी ये जो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प है ये आपके तत्सम तद्भव के अंतर्गत आ जाते हैं। अ प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? अनार वाला जो प्रत्यय है उसका प्रयोग कौन से विकल्प में नहीं है? जैन, साफल्य, मानव और कौशल। देखिए अ प्रत्यय आपके जैन जो शब्द है इसमें लगा हुआ है। जैन का निर्माण जीन प्लस ए से मिलकर हुआ है, बराबर आपके शब्द बनता है जैन। साफल्य जो शब्द है साथियों, इसका निर्माण हुआ है सफल प्लस यस। तो मतलब इसमें अनार वाला नहीं है, बल्कि इसमें ये यज्ञ वाला प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। देखिए मानव जो शब्द है इसका निर्माण मनु प्लस ए से मिलकर हुआ है। किससे हुआ है? मनु प्लस ए से। और जो कौशल शब्द है इसका निर्माण कुशल प्लस ए से मिलकर हुआ है। कुशल प्लस ए। तो आपके प्रथम विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प तो अ प्रत्यय युक्त है और दूसरा जो विकल्प है वो ये प्रत्यय युक्त है, इसलिए आपका सेकंड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 8वां क्वेश्चन क्या है? कौन से उपसर्ग का अर्थ बुरा या कठिन से लिया जाता है? परि, उप, दुस और अति। देखिए परि का मतलब तो होता है चारों ओर, उप का मतलब होता है समीप, अति का मतलब अधिक से भी लिया जाता है। तो साथियों दुस जो उपसर्ग है इसका मतलब आपका क्या होता है साथियों? दुस का मतलब बुरा या कठिन, जैसे दुष्चरित्र मतलब बुरा चरित्र, दुस्साहस मतलब तेरा ये दुस्साहस इतना ज़्यादा। तो साथियों बुरा या कठिन का मतलब दुस उपसर्ग से लिया जाता है। तो विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 9 क्या है आपके 9वां क्वेश्चन? उपसर्ग के संबंध में असत्य कथन है। किसके संबंध में? उपसर्ग के संबंध में। पहला विकल्प है उपसर्ग नवीन शब्द निर्माण में सहायक होते हैं, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है, उपसर्ग शब्द में परिवर्तन व विशिष्टता ला देते हैं और सभी कथन सत्य है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा कथन यहाँ पर उपसर्ग के बारे में गलत है? देखिए आपका दूसरा जो विकल्प है वो उपसर्ग के बारे में असत्य है। क्यों? क्योंकि इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि ये किसी शब्द के साथ में जुड़कर अर्थ प्रदान करते हैं। तो दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। पूरी कोशिश करता हूं कि जिस चीज़ का मुझे पूरा नॉलेज है
वो आपको पूरी डिटेल से बताऊं साथियों, आप एक एक चीज क्लियर रखो। 10वां क्वेश्चन क्या है, कौन से विकल्प में क्रिया सामान्य वर्तमान काल में हुई है? सामान्य वर्तमान काल, हम हिंदी का टेस्ट देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। रोहन बगीचे से फल तोड़ रहा है और राजस्थान में कई शूरवीरों का जन्म हुआ था। तो पहले तो ये देखो वर्तमान में कौन कौन से विकल्प हैं। देखिए जो चौथा विकल्प है हुआ था पहले, मतलब ये तो आपके भूतकाल की बात हो गई, तो ये गलत। रोहन बगीचे से फल तोड़ रहा है मतलब अभी की बात है, ये तो चल रही है क्रिया, तो क्रिया चल रही है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, ले लिया भाग, हो गया काम, तो ये तो भूतकाल है। हम हिंदी का टेस्ट देते हैं वर्तमान, वो भी कैसा, सामान्य। तो आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 10 में क्वेश्चन है, ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो सदैव बहुवचन में नहीं रहता है। हस्ताक्षर, आंसू, तेवर और जल। देखिए कैसे याद रहेगा आपको ये क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्नों को आपको कैसे सोल्व करना है। बहुवचन में नहीं रहता है, तो जो बहुवचन में नहीं रहता है वो आपका आंसर है, मतलब जो एक वचन में आएगा। तो हस्ताक्षर कर दिए, तो ये तो बहुवचन है। आंसू आ गए, बहुवचन है। तेवर तेवर जो अपन कहते हैं नॉर्मली उस शब्द को, तो तेवर भी बहुवचन है। लेकिन जो जल शब्द है, जल या फिर जल की जगह पानी भी आपके आ सकता था, ये शब्द क्या है साथियों, एक वचन है, ये सदैव बहुवचन में नहीं रहता है। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न संख्या 11 में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? चूहिया, ये निंदिया, क्या है ये, निंदिया, चिड़िया और दुनिया। देखिए जो स्त्रीलिंग शब्द है और उसके बाद में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो वो बहुवचन बन जाता है। लेकिन अगर कोई चीज इसमें ब्रह्मांड में एक ही है तो फिर उसका कोई बहुवचन नहीं बन सकता। इसलिए ये जो दुनिया शब्द ये है, भले ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसके पीछे या के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा है, लेकिन इसमें बहुवचन नहीं है, इसमें क्या है, एक वचन, क्योंकि दुनिया कितनी है, एक है साथियों। इसलिए जो चीज एक है उसका आप बहुवचन नहीं बना सकते, ये इसका अपवाद है साथियों। मतलब चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 में शब्द किस विकल्प में दिया हुआ है? दिनांक, नौकरी, दया और दयालु। देखिए पुल्लिंग शब्द की अगर बात करें तो वही मैंने आपको वाक्य प्रयोग वाला बता दिया, अच्छा है, अच्छी है। दिनांक अच्छा होता है या अच्छी होती है? तो साथियों अच्छी होती है, ये स्त्रीलिंग है। नौकरी अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। दया अच्छी होती है, स्त्रीलिंग है। दयालु अच्छी होती है या अच्छा होता है? अच्छा होता है साथियों, दयालु। तो मतलब ये जो चौथा विकल्प है ये आपका पुल्लिंग शब्द है और यही आपका सही आंसर है। उपमेय उपमान का संबंध किस विकल्प में है? धर्माधर्म, मुखारविंद, ये हटनीय, सॉरी ये मैंने लिखा था हथ घड़ी, क्या लिखा था मैंने, हथ घड़ी, और ये है लावारिस। देखिए लावारिस, इसमें ला उपसर्ग लगा हुआ है तो ये अविभाव है। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, तो ये आपके द्वंद्व है। हथ घड़ी, हाथ में पहने जाने वाली घड़ी, यहाँ पर लुप्त पद तो तत्पुरुष है। मुखारविंद, मुख रूपी अरविंद, तो यहाँ पर मुखारविंद का ये है आपके, इसमें है साथियों क्रमधारय समास है और क्रमधारय में ही उपमेय उपमान संबंध बताता है। मतलब मुखारविंद का मतलब क्या होता है, अरविंद का मतलब होता है साथियों कमल, क्या होता है, कमल होता है, तो कमल के समान मुख। दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 14 में क्या से निर्मित विशेषण है? लड़ाकू, ऊपरी, मेरा और मानवीय। देखिए संज्ञा से निर्मित विशेषण छांटना है तो पहला विकल्प क्या है, लड़ाकू। तो लड़ाकू में मूल शब्द क्या है, लड़ना, तो यहाँ पर लड़ना जो मूल शब्द है ये तो क्रिया है, तो ये तो आपका आंसर नहीं रहेगा। फिर दूसरा है ऊपरी, ऊपरी में मूल शब्द क्या है, ऊपर, ऊपर तो आपके अव्यय है, तो ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा क्योंकि आपको क्या देखना है, संज्ञा। मेरा,
मेरा शब्द क्या है साथियों? देखिए मेरा तो ये तो सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है, मैं का ही एक रूप है ये, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। लेकिन जो मानवीय शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है? मानव, जो कि एक संज्ञा शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है जिससे शब्द बनता है मानवीय। मतलब आपका यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये संज्ञा से निर्मित विशेषण है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 15 में निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, विकल्पों को अच्छी तरह से देखिए और फिर आंसर दीजिए। वह मेरा खेत है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह मेरे दादाजी है और नेताजी स्वयं अपना भाषण तैयार करते हैं। देखिए वह मेरा खेत है मतलब मेरा मतलब निश्चित, तो साथियों इसमें तो निश्चयवाचक सर्वनाम है तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, अब देखिए खुद के लिए 2 बार मैं स्वयं, मतलब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। दूसरा विकल्प आपका सही है। वह मेरे दादाजी है, इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेताजी स्वयं अपना भाषण तैयार करते हैं, तो साथियों देखिए नेताजी स्वयं अपना भाषण तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर साथियों इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। मतलब आपका दूसरा और चौथा जो विकल्प है दोनों ही इस क्वेश्चन में सही आंसर रहेंगे। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है? पुराण, चार दीवारी, भीतरी और गरिमा। तो साथियों राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्प जो है इनमें से आपको कौन सा शब्द लग रहा है जो कि एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है? मित्रों राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 17 में। देखिए पुराण, पुराण शब्द भाववाचक में नहीं आता है। भीतरी शब्द आपके विशेषण शब्द है। चार दीवारी विशेषण शब्द है। लेकिन जो गरिमा है, गरिमा शब्द साथियों आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 14 में आपके चौथा विकल्प सही है। तो ये तो 17 क्वेश्चन आपके ग्रामर के थे जो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अब 13 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो कि आप टीचिंग मेथड के अंतर्गत पढ़ने वाले हो साथियों। समवाय विधि में शिक्षण होता है, 18वें क्वेश्चन है। बालक से अलग व्याकरण ज्ञान कराना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, भाषा शिक्षण के साथ व्याकरण ज्ञान कराना और उपयुक्त सभी। तो साथियों समवाय विधि, देखिए जो आपकी समवाय विधि है इसमें क्या होता है साथियों कि जो भाषा का शिक्षण कराया जाता है उसी के साथ व्याकरण का ज्ञान भी करा दिया जाता है। जैसे बच्चों को आप पाठ पढ़ा रहे हो और उसी के साथ आप बच्चों को व्याकरण का ज्ञान भी दे रहे हो, तो वो कौन सी है? समवाय विधि। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों। प्रश्न संख्या 18 में है प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि और शब्द प्रदान विधि। तो साथियों देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? तो प्रयोग विधि को उदाहरण विधि भी कहा जाता है और आगमन विधि भी कहा जाता है। मतलब आगमन विधि के 2 रूप होते हैं साथियों, एक तो होता है उदाहरण विधि और एक होता है प्रयोग विधि। मतलब आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 19 में। ठीक है, क्लियर है साथियों सभी के? 20वां क्वेश्चन है साथियों, प्रवचन विधि किस शिक्षण से संबंधित है? पद्य शिक्षण से, गद्य शिक्षण से, रचना शिक्षण से और कविता शिक्षण से। देखिए आपकी जो प्रवचन विधि है, प्रवचन जब किसी मैटर पर दिया जाता है तो वो गद्य का मैटर होता है। किसका मैटर होता है मित्रों? गद्य का। मतलब यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है, प्रवचन विधि गद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है साथियों। विशेष तौर पे इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करना है, एग्जाम लेवल के प्रश्न हैं, याद रखना है इन प्रश्नों को। दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों। प्रश्न 20 में निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है? व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि और अर्थबोध विधि। तो मित्रों प्रश्नोत्तर विधि देखो, व्याख्या को तो कह नहीं सकते, अर्थबोध को कह नहीं सकते। 2 विकल्प है खंडान्वय और दंडान्वय। तो मित्रों आपकी जो खंडान्वय विधि है इसी को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। दूसरा विकल्प साथियों प्रश्न नंबर 21 में सही आंसर है आपका। एक शिक्षक बालक को चित्र दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ रहा है, यह रचना शिक्षण की किस विधि में आता है? अनुकरण विधि, उद्बोधन विधि,
भाषा लेख विधि और मॉन्टेसरी विधि। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है साथियों। क्या मिस्टेक है मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ रहा है और ये प्रश्न अधूरा है, उसके बाद बालक से उस पर रचना करने के लिए कह रहा है। ये लाइन थोड़ी सी मिस है इसमें। तो वो ऐसा कौन सी विधि में होता है मित्रों? राइट आंसर है ऐसा आपके उद्बोधन विधि में होता है। कौन सी विधि में होता है साथियों? उद्बोधन विधि में। मतलब विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 22 में। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, रंगमंच विधि और कक्षा अभिनय विधि। देखिए, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि में आप प्रथम और दूसरा विकल्प तो बिल्कुल हटा सकते हो, बाकी है रंगमंच और कक्षा अभिनय। इसमें साथियों कई बुक्स में आपको रंगमंच भी मिल जाएगा और कई जगह आपको कक्षा अभिनय भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों जहां एक साथ दे दी जाए तो वहां पर आपकी फर्स्ट चॉइस कक्षा अभिनय ही रहेगी। क्यों? क्योंकि कक्षा अभिनय विधि में बालक में जो नाटक के जो गुण हैं वो तो विकसित होते हैं और साथ में कई चीज़ों की बचत हो जाती है, जैसे समय की बचत हो जाती है, धन की बचत हो जाती है, दूसरे जो आपके पाठ्यक्रम है वो उनमें वो डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कक्षा में ही बिल्कुल बालक में नाटक के गुण विकसित हो जाते हैं। इसलिए चौथा विकल्प ज़्यादा बेटर है बजाय रंगमंच के। रंगमंच वैसे बहुत ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन साथियों इसमें अनेक कमियां हैं, अनेक दोष है, अनेक नुकसान है। इसलिए आपका ये बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा, बल्कि चौथा वाला विकल्प ही बेटर ऑप्शन रहेगा। सही युग में नहीं है बिनेट का योजना, कार्लटन वाशबर्न, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, डाल्टन विधि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, खेल विधि महात्मा गांधी। देखिए, जो सही युग्म नहीं है वो है आपका प्रथम विकल्प तो बिल्कुल सही युग्म है। बिनेट का योजना कार्लटन वाशबर्न ने दी थी, मॉन्टेसरी ने दी थी, डाल्टन या ठेका विधि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने दी थी। लेकिन साथियों जो खेल विधि है ये आपके महात्मा गांधी ने नहीं दी थी, बल्कि इसको देने वाले थे हेनरी कोल्डवेल कुक, खेल विधि को देने वाले। इसलिए आपका यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये सही युग्म में नहीं है और यही आपका सही आंसर रहेगा। कौन सा युग्म सही है? तो जो युग्म सही है वो देखना है। इसके पहले अपन ने ये देखा था कि कौन सा सही नहीं है। प्रवचन विधि अनुवाद शिक्षण, उद्बोधन विधि व्याकरण शिक्षण, व्याख्या विधि गद्य शिक्षण और गीत विधि पद्य शिक्षण। तो मित्रों देखिए, प्रवचन विधि आपके गद्य में होती है, उद्बोधन विधि आपके रचना में होती है, व्याख्या विधि आपके गद्य के साथ अनेक जगह होती है, लेकिन जो गीत विधि है वो सिर्फ पद्य में ही होती है। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 25 में ये युग्म बिल्कुल सटीक आंसर है। आपकी फर्स्ट चॉइस गीत विधि पद्य शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगी। बालक के वाचन संबंधी दोषों का निवारण अध्यापक कैसे कर सकता है? अनुकरण वाचन करते समय, आदर्श वाचन करते समय, अनुकरण वाचन के बाद और उक्त तीनों समय। तो प्रश्न को अच्छी तरह से समझकर उत्तर दीजिएगा, प्रश्न की गहराई को समझिए। बालक में वाचन संबंधी दोष है, उसका निवारण अध्यापक कैसे कर सकता है साथियों? राइट आंसर आपका आता है अनुकरण वाचन करने के बाद। अब आप कहोगे कि इसमें चौथा विकल्प राइट हो सकता है, तो चौथा विकल्प कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। आदर्श वाचन करते समय, आदर्श वाचन कौन करेगा? अध्यापक करेगा। तो उसमें अध्यापक करेगा आदर्श वाचन, अध्यापक बोल रहे, बालक तो बोल ही नहीं रहे, तो फिर उसके दोषों को दूर कैसे करेगा? तो फिर उक्त सभी तो गलत हो गया और दूसरा विकल्प भी गलत है। एक है अनुकरण वाचन करते समय। अब अनुकरण वाचन कौन कर रहा है? बालक कर रहा है साथियों। अब बालक अनुकरण वाचन कर रहा है तो क्या उसको वाचन करते बीच में बार बार टोकोगे आप? नहीं टोकोगे साथियों। जब आप अच्छी तरह से देखोगे कि यार इसने यहाँ गलती की है, तो उसके बाद में जब उसका वाचन पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद में आप उसके वाचन संबंधी दोषों का निवारण कर सकते हो। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है 26 में। भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है और केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो मित्रों, भाषा शिक्षण में बात करें आकलन की प्रक्रिया की, तो आपके आकलन की जो प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है।
कि जब बच्चों को आप पढ़ाते हो, बच्चों को कुछ सिखाते हो, तो उसके दौरान भी भाषा में आकलन की प्रक्रिया होती है साथियों। दूसरा विकल्प सही है। बाकी 3 जो विकल्प है कि आकलन सिर्फ पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास से थोड़ी होता है, बीच में भी होता है। केवल निष्पादन जानने के लिए थोड़ी होता है, सुधार के लिए भी होता है। केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए थोड़ी होता है, बच्चों का भी निष्पादन जाना जाता है। तो ये तीनों विकल्प इसलिए गलत है, ओनली आपका दूसरा विकल्प ही सही है 27 में। बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? बहुविकल्पीय, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक और सारांश प्रस्तुत करना। देखिए, भाषिक अभिव्यक्ति जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये प्रश्न भाषिक अभिव्यक्ति के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि मित्रों देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या होता है, आपको सिर्फ एक आंसर का चुनाव करना पड़ेगा और आप अपने निजी विचार वहां पर नहीं रख सकते हो, इसलिए ये आपके बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के लिए सही नहीं है। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 28 में। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति, विचार, वर्तनी, वाक्य विन्यास और तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो बच्चे जब लिखित कार्य करते हैं, इसके आकलन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उनके अभिव्यक्ति, विचार, कि वो अपने विचारों को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। यह आकलन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है साथियों, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। बाकी वर्तनी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, वाक्य विन्यास नहीं होता है, ओनली प्रथम विकल्प ही आपका सही है। और साथियों, आज का अंतिम 30वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। अभी भी लगभग चैनल पर 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो तो देखते हैं वो लोग, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। 40% लोग हैं साथियों ऐसे। कितने? 40%। तो ये बहुत बड़ा रेशियो है, जो एक तरह से वो कहते हैं ना कि हाँ, काम तो पूरा लिया जा रहा है, लेकिन सामने वाले को एक सब्सक्राइब करना है कि भाई हाँ, उसको लगे कि यार लोग जुड़े हैं, वो नहीं लगना चाहिए उसको। प्रथम विकल्प आपका सही है यहाँ पर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, किस विद्वान का मूल्यांकन उपागम उद्देश्य केंद्रित है? कि उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन उपागम किसने बताया है? BS ब्लूम, मॉरिसन, हर्बर्ट उपागम और ड्यूवी किलपेट्रिक उपागम। तो मित्रों देखिए, BS ब्लूम का जो मूल्यांकन उपागम है वो कैसा है? उद्देश्य केंद्रित। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 30 में।